हेलो फ्रेंड्स। आज से हम एनसीईआरटी पर आधारित ज्योग्राफी बुक से अध्यायवार सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा, खासकर बीपीएससी टीआरई 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है। ध्यान दीजिएगा, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के ज्योग्राफी को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्लास 6 के भूगोल को देखेंगे। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ फाइल इसका डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे आंसर भी दे दिया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ के नीचे आंसर भी इंक्लूड किया रहेगा। जैसा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है उनके लिए जो हम क्लास ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ हम क्या देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, आंसर नहीं देते हैं। लेकिन इस सीरीज़ का आपको आंसर भी मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल पर लिंक पर क्लिक करके, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ से आपको पीडीएफ फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो बस चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारा लेट्स लर्न ऑनलाइन चैनल जो है यूट्यूब चैनल है वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, ठीक है। और बने रहिए मेरे साथ। चलिए तो फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल रहेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, सूर्य, चंद्रमा और उन सभी वस्तुओं को जो रात में आकाश में चमकते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। सेकंड कथन है कि सूर्य एक तारा नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, 1 और 2 दोनों, केवल 2, 1 से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है सूर्य, चंद्रमा और उन सभी वस्तुओं को जो रात में आकाश में चमकते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। बिल्कुल ही कथन गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और उन सभी वस्तुओं को जो रात में आकाश में चमकते हैं उन्हें आकाशीय पिंड कहते हैं। सेकंड कथन है सूर्य एक तारा नहीं है, तो ये भी कथन गलत है। सूर्य एक तारा है और तारों के पास अपना प्रकाश होता है, ठीक है। तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या दिख रहा है, गलत दिख रहा है। पूछा है कौन सही है, तो कोई भी सही यहाँ पे नहीं है। ई ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य, चंद्रमा और रात्रि में आकाश में चमकने वाले सभी वस्तुओं को आकाशीय पिंड कहा जाता है और सूर्य यहाँ पे क्या है, तारा है, ठीक है। और तारों के पास अपना प्रकाश होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, जिन आकाशीय पिंडों की अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं। बी कथन है, तारों के विभिन्न आकृति द्वारा गठित अलग अलग वस्तु समूहों को मिल्की वे कहा जाता है। सी कह रहा है कि ध्रुव तारा हमेशा आकाश में एक ही स्थिति में रहता है। उपर्युक्त में से अधिक सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है जिन आकाशीय पिंडों की अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं। बिल्कुल सही है। बी कथन है, तारों के विभिन्न आकृति के द्वारा गठित अलग अलग समूहों को मिल्की वे कहा जाता है। कथन बिल्कुल गलत है। ध्यान दीजिएगा, तारों के विभिन्न आकृति के द्वारा गठित अलग अलग जो समूह होते हैं उन्हें नक्षत्र कहा जाता है, ठीक है। जैसे उर्सा मेजर है, ठीक है, बिग बियर है, तो इसे क्या कहा जाता है, नक्षत्र मंडल कहा जाता है, ना कि मिल्की वे। सी में कह रहा है कि ध्रुव तारा हमेशा आकाश में एक ही स्थिति में रहता है। ये कथन भी सही है। ध्रुव तारा देखेंगे, हमेशा देखेंगे आकाश में एक ही स्थिति में बना रहता है, तो सी यहाँ पे सही है। पूछा है कौन सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ए और सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ठीक है। बाकी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं, वे गैसों से बने होते हैं, उनकी अपनी गर्मी रोशनी होती है जिसका वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। इन्हें खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है, तारा कहा जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, तारों के अलग अलग समूहों द्वारा गठित विभिन्न आकृति को नक्षत्र कहा जाता है। उर्सा मेजर या फिर बिग बियर एक ऐसा ही नक्षत्र है। सबसे आसानी से पहचाने जाने वाला नक्षत्र में से कौन है, सप्तऋषि, ठीक है। सप्तऋषि का अर्थ होता है सप्त, मतलब होता है 7, और ऋषि का मतलब होता है संत। यह 7 तारों का एक समूह है जो उर्सा मेजर या तारामंडल का एक हिस्सा बनाता है। उत्तर तारा उत्तर दिशा को इंगित करता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह हमेशा आकाश में एक ही स्थिति में रहता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? बताना है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं या फिर वलय हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, बृहस्पति, शनि, अरुण, ये तीनों के चारों तरफ छल्ले हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा बाकी कि मंगल और शुक्र के चारों तरफ वलय नहीं है, ठीक है। बाकी शनि, बृहस्पति और यूरेनस के चारों तरफ देखेंगे कि क्या है, वलय हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि छल्ले हैं, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाता है आंतरिक चट्टानी ग्रह के बारे में और बाह्य ग्रह गैस के बारे में। तो ये क्या है, जरा समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में।
सबसे पहले देखेंगे कि सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे पहले देखने को मिलेगा बुध ग्रह। ठीक है, बुध के बाद फिर देखने को मिलेगा बुध, शुक्र के बाद शनि मिलेगा, माफ़ कीजिएगा, बुध शुक्र, बुध बृहस्पति के बाद मिलेगा शुक्र। ठीक है, फिर मिलेगा आपको पृथ्वी, इस बार फिर मिलेगा मंगल, मंगल के बाद मिलेगा आपको बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति के बाद देखने को मिलेगा बृहस्पति शुक्र शनि देखने को मिलेगा। ठीक है, और शनि के बाद फिर देखने को मिलेगा अरुण वरुण। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो 4 ग्रह है शुरुआत का, ठीक है, ये 4 ग्रह इसे बोलते हैं आंतरिक ग्रह, जो कि चट्टानों से बने होते हैं, इसीलिए इसे चट्टानी ग्रह भी कहते हैं। और ये आपका जो 4 ग्रह है इसे बोलते हैं बाह्य ग्रह, ये गैसों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए कहा जाता है इसे बाह्य गैस ग्रह, गैसीय ग्रह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। शुरुआती का 4 जो ग्रह हैं वो आपका यहाँ पे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, बाहर का 4 जो है वो बाहर का बाह्य ग्रह, जो कि गैसों से मिलकर बने होते हैं, आंतरिक ग्रह चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो ध्यान रखिएगा, या और ये दूरी के क्रम से ऐसे ही आपको लगाना भी है। सबसे देखेंगे सूर्य के नज़दीक में बुध है, दूसरे स्थान पर शुक्र है, तीसरे में पृथ्वी है, तीसरे में चौथे में पृथ्वी है, पाँचवें में बृहस्पति है। ठीक है, छठे में शनि है, सातवें में वरुण, और इस तरह से अंतिम में है वरुण। ठीक है, तो क्रम से भी आपको याद रखना है। याद रखने सबसे आसान तरीका है, आपको शुरुआत करना है बुध ग्रह से, बुध के बाद बृहस्पति छोड़ करके शुक्रवार लेना है, फिर पृथ्वी लेना है, फिर मंगल से शुरू करना है, मंगल के बाद बुध छोड़ना है, बृहस्पति लेना है, बृहस्पति के बाद शुक्र को छोड़ कर शनि लेना है, और अरुण वरुण को लेना है। सबसे आसान याद करने का तरीका ये है। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको PDF फाइल में आपको दे दिया जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आसान से सवाल यहाँ पे लिए गए हैं, वैसे तो ये क्लास 6 का है तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन हो गए नहीं आपके लिए। ठीक है, बस हम लोग समझिए कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बाकी जो नए हैं उनके लिए अच्छी बात है कि शुरू से पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, बाकी जो पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल के भाग हैं? सूर्य, उल्कापिंड, क्षुद्रग्रह, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताना है कि कौन सा सौरमंडल के भाग हैं? सूर्य, उल्कापिंड, क्षुद्रग्रह, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, चाहे सूर्य हो, चाहे उल्कापिंड हो, चाहे क्षुद्रग्रह हो, ये सभी देखेंगे, चाहे उपग्रह हो, है ना, चाहे एस्ट्रॉयड हो, ये सभी क्या है, ये सभी सौरमंडल के ही भाग हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं और उल्कापिंड कहते हैं के रूप में जाना जाता है, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, तो सौरमंडल का निर्माण कौन कौन कर रहे हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड है जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड है। इन सभी को क्या कहा जाता है? ये सभी को कहा जाता है, यहाँ पे देखेंगे, सौरमंडल के ही भाग है। ठीक है, तो सौरमंडल का हिस्सा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, बी कह रहा है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह परिक्रमा पथ में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, सी कह रहा है कि बुध को अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बात करें पहला कथन के बारे में, बिल्कुल सही दिख रहा है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, बिल्कुल सही है। बी कथन कह रहा है सौरमंडल के सभी 8 ग्रह परिक्रमा पथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये भी कथन सही है। सी कह रहा है कि बुध को अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाते हैं। ये भी कथन सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो बी ऑप्शन में दे रखा है ना, इस सौरमंडल के सभी 8 ग्रह परिक्रमा पथ में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ थोड़ा सा पॉइंट इंक्लूड करना चाहेंगे, वो ये है कि शुक्र और अरुण ग्रह, ठीक है, शुक्र और अरुण ग्रह जो है ना आपका, ये दोनों ग्रह को छोड़ करके बाकी जो ग्रह बच रहे हैं, शुक्र और अरुण को छोड़ करके बाकी जो 6 ग्रह बच रहे हैं, वो सभी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाते हैं सूर्य का। ठीक है, बाकी जो शुक्र है और अरुण जो है ये पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, कुछ नहीं याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इतना सा याद रखिए कि शुक्र और अरुण ग्रह जो है ना, ये विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक है, कौन कौन? शुक्र और अरुण ग्रह देखेंगे कि विपरीत, बाकी ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर दिशा याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर, उल्टा की दिशा में घूमते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। चलिए कुछ पॉइंट है यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति, एक से अधिक में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार देखेंगे, इसका जो स्थिति देखेंगे वो बिल्कुल ही पृथ्वी से मिलता जुलता है, इसीलिए। ठीक है, शायद यहाँ पे रीजन लिखा गया होगा। हाँ, लिखा गया है, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसकी माप और आकृति पृथ्वी के समान है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। और ये भी याद रखिएगा शुक्र के बारे में, ये इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह, ठीक है, इसी को ही कहा जाता है प्रभात तारा, शाम का तारा। ठीक है, तो इस शुक्र का ही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, किस वर्ष प्लूटो को एक बौना ग्रह के रूप में बदल दिया गया था? किस वर्ष प्लूटो को एक बौना ग्रह के रूप में बदल दिया गया था? 2005 में, 2006 में, 2009 में, एक से अधिक होगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है 2006 से पहले तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में देखेंगे कि जब वहाँ पे एक सम्मेलन होता है तो सम्मेलन में इसे बौना ग्रह के रूप में परिभाषित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि हाल के दिनों में खोजे गए एक अन्य खगोलीय पिंड की तरह प्लूटो को भी बौना ग्रह कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, सौरमंडल के किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? बताना है, सौरमंडल के किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? बुध, मंगल, पृथ्वी, एक से अधिक में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यहाँ पे सी, पृथ्वी। ठीक है, और मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। इसी पीछे रीजन भी है, नीला ग्रह क्यों कहते हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि बाह्य अंतरिक्ष से देखेंगे कि पृथ्वी नीली दिखाई देती है क्योंकि इसके 2/3 भाग में क्या है, जल है, इसीलिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे पहला दे रखा है कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, बी कथन दे रखा है कि जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे, बिल्कुल सही है। चंद्रमा की सतह पर पहाड़, मैदान और गड्ढे हैं, बिल्कुल सही है, इसीलिए तो वहाँ पर छाया पड़ता है, इसीलिए जीवन वहाँ पे लगभग संभव नहीं है। ठीक है, तो तीनों कथन यहाँ पे सही दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वहीं बात करें हम कि पहले भारतीय कौन थे जो कि अंतरिक्ष में, या फिर हम कह सकते हैं कि चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचे थे। ठीक है, तो कौन थे? राकेश शर्मा। ठीक है, कौन थे? राकेश शर्मा थे। किस वर्ष पहुंचे थे वहाँ पे? किसी को आइडिया है क्या? आई थिंक 1984 में गए थे। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के सतह पर चक्कर लगाते हैं? बताना है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के सतह पर चक्कर लगाते हैं? वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, या दीर्घ वृत्ताकार पर? यह एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ वृत्ताकार पर। ठीक ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह जिसे हम लोग एस्ट्रॉयड कहते हैं, है ना, किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल, या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये वाला जो पट्टी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जुपिटर है और यहाँ पे मार्स है। मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है ये क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि अर्सा मेजर या बिग बियर किसका उदाहरण है? ग्रह का, तारामंडल का, नक्षत्रमंडल का, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अर्सा मेजर या बिग बियर ये तारामंडल का भी उदाहरण है और नक्षत्रमंडल का भी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्सा मेजर, बिग बियर नक्षत्रमंडल का भी उदाहरण है और तारामंडल का भी। ठीक है, तारों का समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्रमंडल कहते हैं। ठीक है, और उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उसका उदाहरण है अर्सा मेजर या बिग बियर। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि रात में बहुत सारे तारे कुछ विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाते हैं, उन आकृतियों वाले तारों को समूह को क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित में से किस ग्रहों के चारों ओर वलय नहीं है? सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस ग्रहों के चारों ओर वलय नहीं है? बृहस्पति, शनि और यूरेनस, शुक्र, शनि तथा यूरेनस, मंगल, शनि तथा यूरेनस, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 ही ग्रह हैं, मंगल और शुक्र, जिनके चारों ओर कोई वलय नहीं है। ई ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाह्य ग्रह के बारे में सत्य है। बताना है बाह्य ग्रह के बारे में कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट जो दिया गया है वो सही है। पहला दे रखा है कि बाह्य ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बने हैं। ठीक है। बी कथन है कि बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत नज़दीक हैं। सी कथन है कि बाह्य ग्रह के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आता है। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो पहला कथन के बारे में बात करें कि बाह्य ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बने, बिल्कुल ही सही है। बी कथन कह रहा है कि बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत ही नज़दीक है। कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि बाह्य ग्रह सूर्य से क्या है, बहुत ही दूर हैं। ठीक है। बाह्य ग्रह के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आता है, ये भी कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हम बता चुके हैं इसका डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कौन सा सत्य है, तो ए और सी सत्य हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या है, सही है। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला है आपका मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, ये 4 ग्रह। और यहाँ पे देखेंगे एक और कौन है आपका, हाँ ठीक है, ये 4 ग्रह और जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका आंतरिक ग्रह और ये हो गया आपका बाह्य ग्रह। ठीक है। चलिए, और इसी मार्स और जुपिटर के बीच देखेंगे एस्ट्रॉयड देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह जिसे कहते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक ग्रह के बारे में सत्य है। अब आंतरिक ग्रह के बारे में बताना है। आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, बिल्कुल कथन सही है। आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आता है। ठीक है। इस बात कह रहा है कि शुद्ध ग्रह पट्टी आंतरिक ग्रह में ही देखने को मिलता है। शुद्ध ग्रह जो होता है ना, शुद्ध ग्रह पट्टी आंतरिक ग्रह में ही देखने को मिलते हैं। उपर्युक्त में से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे पहला कथन तो सही था। दूसरा कथन क्या दे रखा है कि आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आता है, ये कथन भी यहाँ पे सही है। जबकि क्षुद्र जो ग्रह है पट्टी आंतरिक ग्रह में ही देखने को मिलते हैं, ये कथन गलत है। अब देखेंगे कि मंगल के बाद देखने को मिलता है, तो ये आंतरिक ग्रह में नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है, यानी कि ए और बी सही है। ठीक है, सी यहाँ पे गलत है। ठीक, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका आंतरिक ग्रह हो गया यहाँ पे, और शुद्ध ग्रह यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आंतरिक ग्रह में ये नहीं इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूर्य से दूरी की दृष्टि से क्रम में नहीं लगे हैं। बताना है कि कौन सा कथन सूर्य से दूरी की दृष्टि से क्रम में नहीं लगे हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा क्रम, तो आसानी से आप कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, बुध के बाद शुक्र है, ठीक है, और शुक्र के बाद पृथ्वी है, ये कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, फिर है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद देखेंगे कि बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शनि, ये भी सही मिला हुआ है। फिर आपका है शनि, और शनि के बाद नेपच्यून, और नेपच्यून के बाद यूरेनस, ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्योंकि शनि से पहले यूरेनस है और उसके बाद नेपच्यून है। ठीक है, अरुण, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सही क्रम में नहीं लगे हैं, तो सी क्रम यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं लगा हुआ है। ठीक है, बाकी बुध के बाद शुक्र और फिर पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद कहीं ना कहीं शनि होगा, ये भी सही है। ठीक है, दूरी क्रम में बिल्कुल सही लगा हुआ है, ए और बी। ठीक है, सी सही नहीं लगा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे क्रम है ना, पहला क्या दे रखा था, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी क्रम से ही है। इस वजह से देखेंगे पृथ्वी, बृहस्पति और शनि। पृथ्वी कहाँ पे है, पृथ्वी, बृहस्पति और शनि, देखिए ये भी क्रम से है। ठीक है, और लास्ट में देखा है शनि, नेपच्यून और यूरेनस, तो ये अब देखेंगे शनि है, और ये पहले दे रखा है, फिर ये दे रखा है, तो वो एक कथन यहाँ पे गलत था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय लेता है या पूरा करता है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय लेता है या पूरा करता है। बृहस्पति, पृथ्वी, बुध, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय लेता है या पूरा करता है। बृहस्पति, पृथ्वी, बुध या फिर एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है घूर्णन के बारे में, ना कि परिक्रमण के बारे में। घूर्णन यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पृथ्वी है, माफ़ कीजिएगा, जो बृहस्पति है, अपने ही अक्ष पर घूमने में, एक चक्कर लगाने में मात्र 10 घंटा का समय लेता है, जबकि पृथ्वी कितना लेता है, लगभग 24 घंटा लेता है। थोड़ा सा इससे कम है, बट मान के चल सकते हैं अप्रॉक्स 24 घंटा। और बुध जो है ना, ये लेता है 59
ये 59 दिन लेता है, ठीक है, 59 दिन। और अब जानते हैं कि ये परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है, जबकि पृथ्वी देखेंगे कि 365 दिन लगाता है। तो यहाँ पे परिक्रमा ना पूछा जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा था कि सबसे अपनी एक्स पर घूमने में, यानी कि अब घूर्णन करने में कितना समय लेता है, सबसे कम समय कौन लेता है, तो ये बृहस्पति लेता है। मात्र 10 घंटा में अपनी ही एक्सिस पर ये एक चक्कर घूम लेता है, जबकि पृथ्वी 24 घंटा लगाता है, जबकि बुध 59 दिन का समय लगाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में भी आप ऐसे ही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए यहाँ पे, सवाल है कि चंद्रमा के बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, तो पहला कथन बिल्कुल सही दे रखा है कि यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ठीक है, ये कथन सही है। बी दे रखा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ये भी सही है, ठीक है। और यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह सैटेलाइट है, तो ये भी सही है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो चंद्रमा के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, प्रकाश की गति लगभग कितना किलोमीटर प्रति घंटा सेकेंड है। बताना है कि प्रकाश की गति लगभग कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। वैसे वहाँ प्रति तो लगा ही हुआ था, ठीक है। मतलब सवाल सिंपल से आपको ये पूछा जा रहा है कि प्रकाश की जो स्पीड है, गति है, वो कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 3,30,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 4 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है इसकी गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ये ट्रेवल कर सकता है, प्रकाश की गति। और अगर ये पूछा जाए आपसे कि ध्वनि का जो स्पीड है वो कितना है, तो अलग अलग माध्यम में अलग अलग है, लेकिन अब देखा जाए नॉर्मल में तो 330 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रकाश जो है ना, प्रकाश को ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जो आपका साउंड है, ध्वनि है, इसको ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस, द्रव या फिर गैस, कोई भी चीज़ होनी चाहिए। बस फर्क कितना होता है कि इन्हें देखेंगे, क्रम से देखेंगे तो ठोस में सबसे अधिक गति से ट्रैवल करता है, उससे कम द्रव में और उससे भी कम गैस में, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सबसे पहले चंद्रमा पर कदम किसने और कब रखा था, ठीक है। सिंपल सा आंसर इसका है नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को, ठीक है। कहीं कहीं देखेंगे आप कि 21 जुलाई भी दे रखा होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप कंफर्म कीजिएगा कहीं से कि नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 है या फिर 21 जुलाई है। मेरे हिसाब से 20 जुलाई 1969 होना चाहिए, फिर भी इस पर थोड़ा सा इशू रहता है, ठीक है। बट जुलाई 1969 ये कन्फर्म है, ठीक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड की विशेषता सही बताई गई है। उल्का पिंड आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है। बी कह रहा है कि आकाशगंगा लाखों ग्रहों के समूह है। सी कह रहा है कि ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगा का समूह है, या फिर उपर्युक्त में से अधिक यहाँ पे सही भी बताई गई हैं, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, ठीक है। दिया है उल्का पिंड आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े होते हैं, बिल्कुल ही सही है। बी में कह रहा है कि आकाशगंगा है, इसका कह रहा है कि लाखों ग्रहों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं, ये कथन गलत है। ध्यान रखिएगा, आकाशगंगा लाखों तारों, ग्रहों नहीं, लाखों तारों के समूह को कहा जाता है, ठीक है। लाखों तारों का जो समूह होता है उसे कहा जाता है आकाशगंगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है, इसलिए कथन यहाँ पे गलत है। वहीं सी कह रहा है कि ब्रह्मांड का कह रहा है कि लाखों आकाश गंगा का समूह को कहा जाता है, ये कथन भी सही है। अब सोच से देखिए कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कई ब्रह्मांड जो होते हैं वो मिलकर भी कुछ और बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आकाशगंगा जो है ना, ये लाखों तारों से बना होता है। अब सोचिए कि तारे कितने बड़े होते हैं, पृथ्वी से भी बड़े बड़े तारे होते हैं, है ना। और सोचिए लाखों जब तारों मिलेंगे, उसे जब समूह होगा उसे कहेंगे आकाशगंगा, और लाखों आकाशगंगा का जब समूह मिलेगा तब उसे हम ब्रह्मांड कह रहे हैं। सोचिए कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे बी गलत है और सी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि लाखों तारों का समूह को हम आकाशगंगा कह रहे हैं और लाखों आकाशगंगा को हम ब्रह्मांड कह रहे हैं,
ठीक है। और आकाश में चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे जो पत्थर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसे उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, छोटा सा सवाल है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? सही आंसर हो जाएगा 27 दिन में। ठीक ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए तो इतने ही तक सवाल था, 22 सवाल थे। ठीक है। तो अब आपके लिए एक होमवर्क भी है। ठीक है। आप लोग मेहनत नहीं करते, इसलिए मेहनत के लिए आप लोगों को हम एक सवाल दे रहे हैं। बताना है कि विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा खाली स्थान पर दिखाई पड़ता है। क्षितिज, ऊर्ध्वाधर, समकोण, उपरित में से अधिक होगा या उपरित में से कोई नहीं। ठीक है। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। आपका इसका जवाब, आप लोग को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी उसमें भरा हुआ नहीं है, नथिंग है वहाँ पे फ़िलहाल। तो आपको जाके भर देनी है। ठीक है। ये जो आपका होमवर्क दिया गया है उसका आंसर वहाँ पे भरनी है। ठीक है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 MCQ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 से। वीडियो कैसा लगा? जैसा भी लगा हो, जिस तरह भी लगा हो, क्या चाहते हैं ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।